नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। घर पे बैठे ही हम हमारी इम्यूनिटी यानी कि नेचुरल रोग प्रतिकारक शक्ति को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उस बारे में हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं। स्पेशली इस टाइम पे जब कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है, हम में से कोई भी बीमार नहीं पड़ना चाहता है, ना ही हम डॉक्टर के पास जाना चाहते। उस टाइम पे हम ऐसी कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे हम हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग तो रख ही सकते हैं, उसके साथ साथ अगर कुछ हल्का सा सर्दी जुकाम है तो उसे भी खत्म कर सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको भी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने में हेल्प मिलेगी और आप भी ये आगे शेयर कीजिए ताकि इस टाइम पे हम पूरी कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो नोटिफिकेशन बेल दिया हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं हमारी टिप्स के साथ। तो सबसे पहला टिप है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि बहुत सारा पानी पीजिए। वो एकदम बेसिक टिप है। जैसा ही हम पानी कंज्यूम करते हैं हमारा बॉडी हाइड्रेट रहता है, उससे बॉडी हाइड्रेटेड रहता है तो हमारा एनर्जी लेवल ऐसे ही मेंटेन रहता है। अगर हम सुबह उठने के बाद एक बार और रात को सोने से पहले एक बार गुनगुना पानी लेते हैं तो उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है। दूसरा है कि वो हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स को यानी कि अशुद्धियों को दूर करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपको जुकाम है या हल्का सा गले में खराश है तो उस टाइम पे आप दिन भर भी थोड़ी थोड़ी देर में हल्का सा गुनगुना पानी ले सकते हैं। उसकी वजह से भी आपको उसमें बहुत राहत मिलेगी। हमारी दूसरी टिप है स्टीम लेना या भाप लेना। स्टीम एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है कि अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड कोई भी इश्यू है, स्पेशली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड, तो उस टाइम पे अगर कोई भी हल्का सा ब्लॉकेज है सर्दी या जुकाम की वजह से, तो उस टाइम पे अगर आप भाप लेते हैं तो आपको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। उसके लिए आप सिर्फ घर में एक बार अच्छे से उबाला हुआ पानी लेके उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए खाने वाला और उससे भाप लीजिए दिन में 3 या 4 बार। तो अगर आपको हल्का सा जुकाम है या सर्दी है तो उसमें इमीडिएटली आराम मिल जाता है। आपको दवाई नहीं लेंगे उसके बाद भी सर्दी में काफी आराम मिलेगा। हमारा थर्ड टिप है टर्मरिक मिल्क, यानी कि हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध ऐसे ही हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर हम रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला के लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, स्पेशली बच्चों के लिए। एक बड़ा सा सिंपल प्रोसेस है। आपको हल्का सा गुनगुना दूध लेना है और उसमें चुटकी भर हल्दी पाउडर डालना है और उसे रात को सोने से पहले कंज्यूम करना है। अगर आप कच्ची वाली हल्दी यूज कर रहे हैं तो वो हल्दी को ग्रेट करके, जैसा हम अदरक को चाय में उबालते हैं वैसा ही थोड़ी देर के लिए वो हल्दी को भी दूध के साथ उबाल के लेना है और उसको छान के गुनगुना करिए और बाद में वो दूध पीजिए। बहुत ही फायदेमंद होता है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी टर्मरिक मिल्क या हल्दी वाला दूध आपके डाइट में इंक्लूड कर चुके होंगे। हल्दी में बहुत सारी एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहने की वजह से वो हमारे इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग करता है कि अगर हम उसे हमारे डाइट में ऐसे ही इंक्लूड कर ले तो हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। अगर आप ठंडे वेदर में रहते हैं तो आप रोज ही रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध कंज्यूम कीजिए और अगर गर्मियां चल रही है या गर्मी की सीजन है तो उस टाइम पे हम अल्टरनेट डे तो ये मिल्क जरूर ले सकते हैं। हमारा फोर्थ टिप है कि गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना। गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने ऐसे ही हमारी कोई भी गले की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर हमें जुकाम है या गले में खराश है या थोड़ा सा कफ हो गया है, उस टाइम पे हम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के दिन में 2-3 बार अगर उससे गरारे कर ले तो बहुत ही आराम मिलता है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कभी सर्दी जुकाम या किसी परेशानी के लिए डॉक्टर के पास गए हैं, उस टाइम पे डॉक्टर मेडिसिन के साथ साथ आपको यही एडवाइस करते हैं कि दिन में 3 या 4 बार गर्म पानी की कुल्ले कीजिए दवाई लेने के साथ साथ। मतलब अगर हम उसको हमारे रूटीन में इंक्लूड कर ले, स्पेशली इस टाइम पे जब कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है, तो हमारी गले की सारी प्रॉब्लम को दूर रखने में हमें बहुत ही हेल्प कर सकता है। हमारा फिफ्थ टिप है विटामिन सी। विटामिन सी फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट रहता है और वो इम्यूनिटी बूस्टर सप्लीमेंट की तरह भी यूज होता है। इसलिए विटामिन सी को कंज्यूम करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए। विटामिन सी के बहुत ही सारे सोर्सेस है जिससे हम विटामिन सी पा सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज है, आंवला है, पपीता है,
या गावा है, कैप्सिकम है, ऐसे बहुत ही कॉमन फूड आइटम है जिसमें से हमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, उस टाइम पे नींबू एक बेस्ट ऑप्शन है विटामिन सी कंज्यूम करने के लिए। नॉर्मली आप नींबू पानी बना के दिन में 1-2 बार ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं, ताकि हमारी जो विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट है वो हमें उसी से ही फुलफिल हो जाएगी। साथ साथ विटामिन सी हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स रहते हैं हमारे बॉडी के, उसको बढ़ाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए विटामिन सी वाले पदार्थ हमें हमारे डेली रूटीन में जरूर इंक्लूड करने चाहिए, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को स्ट्रांग बनाने के लिए। हमारा 6th टिप है हनी या शहद। हनी ज्यादातर वैसे तो हम सर्दियों में लेना ही प्रीफर करते हैं, बट गर्मी के सीजन में भी आप एक छोटा चम्मच हनी डेली कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए एक एंटीसेप्टिक का काम करता है और वो भी फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। सो बच्चों के लिए भी वो बहुत ही फायदेमंद है। अगर बच्चों को कफ के कोई भी सिम्टम्स है तो उसे आप हनी दे के बहुत ही अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। शहद को लेने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। आप शहद को थोड़ा सा हल्दी पाउडर के साथ मिला के भी दे सकते हैं बच्चों को, या अदरक का जूस है उसे भी निकाल के उसके साथ हनी मिला के बच्चों को दे सकते हैं। तुलसी का रस के साथ हनी को दे सकते हैं। ये सारे तरीके से हम बच्चों को हनी दे सकते हैं, ताकि उनके कफ के अगर सिम्टम्स है या सर्दी है तो उसमें विदाउट मेडिसिन भी बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। और अगर एडल्ट कंज्यूम करना चाहते हैं तो द बेस्ट वे है कि आप उसको गर्म पानी के साथ 1 चम्मच हनी मिला के लीजिए। वो हमारी बॉडी के लिए हर एक तरीके से बहुत फायदेमंद होता है। हमें अपने रूटीन को ऐसे सेट करना है कि हनी को हम किसी न किसी चीज के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, और ये सारी जो टिप्स मैं दे रही हूँ वो एटलीस्ट हर एक चीज आपके रूटीन में दिन में 1 बार आप कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप टर्मरिक मिल्क ले रहे हैं, हल्दी वाला दूध, तो आप हनी को हल्दी के साथ ना लेके अदरक के जूस के साथ या तुलसी के रस के साथ ले लीजिए, ताकि हर एक चीज हमें हमारे रूटीन में इंक्लूड करके हम हर एक चीज का फायदा ले सकते हैं। हमारा 7th टिप है काढ़ा। यानी कि अगर आपको थोड़ा सा सर्दी जुकाम है उसी टाइम पे आपको काढ़ा लेना है, इसे आपको आपके रूटीन में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। काढ़े की रेसिपी ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे दी हुई है, आप वहां जाके जरूर देखिए और ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। अगर आपको सर्दी जुकाम के या गले के कोई सिम्टम्स है इन्फेक्शन के, उस टाइम पे आपको काढ़ा दिन में 1 या 2 बार जरूर लेना है, आपको बहुत ही आराम मिलेगा उससे। हमारा 8th टिप है कि फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज भी हमारी इम्यून सिस्टम के साथ रिलेटेड है। अगर आप बहुत ही अच्छा खाना खाते हैं या बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, बट अगर आपका कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है तो वो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। कंपैरेटिवली जो लोग अच्छे डाइट और एनवायरनमेंट के साथ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उनका इम्यूनिटी आपसे ज्यादा होगा उस टाइम पे। एक्सरसाइज करने का मीनिंग ऐसा नहीं है कि आपको जिम में जाना है और पर्टिकुलर यही एक्सरसाइज करनी है। आप घर पे भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें आपका फिजिकल एक्सर्शन होता है। जैसा कि बच्चों के साथ थोड़ा खेल लिया ताकि बच्चे भी थोड़ी भागदौड़ कर लेते हैं, या बच्चों के साथ किसी गाने पे डांस कर लिया, या हम फैमिली के साथ योगा भी कर सकते हैं घर पे, ताकि पूरी फैमिली ही हम एक्टिव फील करेंगे। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या एक्टिव रहते हैं तो उसकी वजह से हमें पसीना आता है, और उसके थ्रू हमारा बॉडी है वो जो हमारे बॉडी के अंदर अशुद्धियां है उसे क्लियर करता है, जो हमारी बॉडी को इम्यून रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। हमारा 9th टिप है टर्मरिक एंड जिंजर टी। टर्मरिक और जिंजर टी लेने की वजह से हमारे बॉडी को बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे टर्मरिक के बारे में हमने पहले भी बात की है कि टर्मरिक में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, तो अगर आप उसको अपने रूटीन में इंक्लूड करते हैं तो वो हमारे स्टमक के लिए, हमारे लीवर के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। टर्मरिक टी का रेसिपी मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। उसमें मैंने बताया है कि टर्मरिक टी के बेनिफिट्स क्या है, उसे कैसे कंज्यूम करना है। सो आप मेरे चैनल पे जाके वो टी का रेसिपी जरूर देखिए और जरूर ट्राई कीजिए। हमारा लास्ट और 10th टिप है कि हमें फ्रेशली प्रिपेयर किया हुआ खाना ही खाना चाहिए और कंप्लीटली कुक किया हुआ खाना कंज्यूम करना है। हम हमारे रूटीन में भी अगर हल्का सा गर्म खाना कंज्यूम करते हैं तो वो बहुत जल्दी से हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है, हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। तो हमें फ्रेशली प्रिपेयर किया हुआ खाना खाना है। ज्यादा देर बाहर भी ना रखे और ज्यादा देर फ्रिज में रखा हुआ खाना भी ना प्रीफर करें, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो कैसे कंटामिनेट हो जाएगा, ना ही हम इस टाइम पे बीमार पड़ना चाहते। तो हमें अभी प्रिपेयर किया हुआ फ्रेश खाना ही प्रीफर करना चाहिए।
जब हम कोई होम रेमेडीज को फॉलो करते हैं या उसे यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप ये सारी टिप्स को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए, आपको जरूर ही उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, वो भी विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ये थे सारे टिप्स आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए। आप जैसे जैसे ये यूज करेंगे आपको आपकी मूड में, आपकी स्ट्रेंथ में और आपके एनर्जी लेवल में जरूर ही फर्क नजर आएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके डेंटल वर्ल्ड में, जहां पर हम बात करते हैं दांतों के प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशन के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक है टीथ में फिलिंग करना या टीथ रेस्टोरेशंस। जी हाँ, जिसे सामान्य भाषा में दांत में सीमेंट भरना भी बोला जाता है। तो दांत में टीथ में फिलिंग कब कर सकते हैं, कौन सी सिचुएशन में टीथ में फिलिंग होती है, फिलिंग के टाइप्स क्या है और कौन से मटेरियल यूज होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं ये वीडियो में देने वाली हूँ। तो एंड तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं कि टीथ में फिलिंग कब कर सकते हैं। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है टूथ स्ट्रक्चर के बारे में तो पहला वो देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको मैं समझा पाऊंगी कि टूथ में फिलिंग कब कर सकते हैं। तो जब हमारे दांतों की सड़न, दांतों का फर्स्ट लेयर इनेमल या उसका दूसरा लेयर डेंटिन तक रहता है, उसी केस में हम दांतों में फिलिंग कर सकते हैं। जिसके सिम्टम्स रहते हैं कि कभी कभी पेशेंट बोलते हैं कि दांत में खड्डा हो गया है, मुझे दुख नहीं रहा है, या कभी कभी प्रिकॉशनरी पेशेंट आते हैं कि मैम दांत में कुछ काला काला दिख रहा है, क्या कर सकते। यही सब केसेस में हम दांत में फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपको पेन है तो वो दांत फिलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि रूटीन प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि मैम मेरा दांत दुख रहा है, अभी दांत में सीमेंट भर दीजिए। वो केस में सीमेंट फिलिंग नहीं होती है। सो ये पहला क्लियर कर दीजिए कि कौन से केस में टूथ फिलिंग होती है और नहीं होती है। तो ये बात हो गई कि अगर हमारी सडन पेनलेस है, आपको सडन दिखी है तब आप आए हैं मेरे पास, या आपका टूथ में फूड लॉजमेंट हो रहा है इसलिए आप आए, वही सारे केसेस में हम दांत में फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग्स के टोटल दो टाइप है मेन, एक है टेम्पररी फिलिंग और दूसरा है परमानेंट फिलिंग। टेम्पररी फिलिंग कब की जाती है, तो जब आपका सडन है वो डेंटिन से भी थोड़ा आगे जाने के बाद, पल्प के बिल्कुल नजदीक है, जो आपका डेंटिस्ट ही रूल आउट कर सकता है, तभी हम डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट को एक बार हम सारा सडन निकालने के बाद टेम्पररी फिलिंग देते हैं फॉर 7 डेज। अगर विद इन 7 डेज आपको कभी भी वो टीथ में पेन नहीं होता है तो वो टेम्पररी फिलिंग रिप्लेस हो जाता है आपका परमानेंट फिलिंग से। वो केस में ही एक है जब हम टेम्पररी फिलिंग कुछ टाइम के लिए पेशेंट को देते हैं। और दूसरा है कि अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं आपके डेंटिस्ट के पास, तो बिटवीन जो 2 सिटिंग्स रहते हैं उसमें भी हम कभी कभी पेशेंट को टेम्पररी फिलिंग देते हैं। तो ये था टेम्पररी फिलिंग के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं परमानेंट फिलिंग के बारे में। तो परमानेंट फिलिंग में यूज होने वाले मटेरियल कौन कौन से हैं। परमानेंट फिलिंग में टोटल 4 टाइप के मटेरियल यूज होते हैं। पहला है एमालगम फिलिंग, सिल्वर फिलिंग जिसको बोला जाता है, या हम उसको चांदी भरवाना भी बोलते हैं। दूसरा है कॉम्पोजिट फिलिंग, जो ज्यादातर दांतों के कलर का फिलिंग है, एस्थेटिक पर्पस में यूज होता है। तीसरा है ग्लास आइनोमर सीमेंट, जो बच्चों में सबसे ज्यादा यूज होता है। और चौथा है मिरेकल मिक्स, जो कुछ मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन है। तो आज का एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सिल्वर फिलिंग के बारे में एंड कॉम्पोजिट फिलिंग के बारे में। तो सबसे पहला है सिल्वर फिलिंग। सिल्वर फिलिंग या चांदी भरना, जैसा आप सबको शायद पता है कि कभी ना कभी किसी ने सुना होगा या करवाया भी होगा कि दांतों में चांदी भरना। चांदी या सीमेंट, जो चांदी या एमालगम फिलिंग जो है बहुत पुरानी फिलिंग है, बहुत सालों से चल रही है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। अगर वो आपके दांतों में भरा हुआ है तो बहुत सालों तक टिकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, आप बहुत अच्छे से खाना खा सकते हैं उसके ऊपर। उसके कुछ ड्रॉबैक्स है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसा सिल्वर फिलिंग अगर बहुत टाइम तक हमारे दांतों में रहता है तो वो हमारे दांत का कलर चेंज कर देता है, दांतों को भी थोड़ा सा ब्लैकिश बना देता है, वो उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। चांदी का फिलिंग किया हुआ दांत कुछ इस प्रकार का दिखता है। ओके, सो आप समझ सकते हैं कि फिलिंग करने के बाद भी दांत में जो फिलिंग है वो ब्लैक कलर की ही दिखती है, मतलब वो एस्थेटिक मटेरियल नहीं है, दिखने में जरा ब्लैक ही दिखता है दांतों में, मतलब सड़न निकाल दी है फिर भी दांत सड़ा हुआ दिख रहा है, ऐसा कभी कभी पेशेंट का कंप्लेन रहता है। तीसरा है कि जब सिल्वर फिलिंग करते हैं हम पेशेंट्स को, तो सिल्वर फिलिंग भरने के लिए एक दांत का अच्छा खासा पोर्शन रिमूव करना पड़ता है हमें।
समझो एग्जाम्पल के लिए अगर आपके दांतों में सड़न थोड़ा सा ही है पर फिर भी आपका प्रेफरेंस है कि हमें दांतों में चांदी ही भरना है, उस केस में हमें दांत का थोड़ा सा अच्छा वाला पोर्शन भी रिमूव करके एक प्रॉपर शेप देना पड़ता है दांत को, और उसी शेप में हम चांदी भर सकते हैं, तभी वो चांदी उधर टिकता है। तो ये था सिल्वर एमालगम फिलिंग के फायदे और गैर फायदे। दूसरा है कॉम्पोजिट फिलिंग। कॉम्पोजिट फिलिंग मतलब एस्थेटिक फिलिंग बोला जाता है या टूथ कलर फिलिंग भी बोला जाता है उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है। तो जो आपके दांत का शेड रहेगा उसका क्लोजेस्ट शेड हम चूज कर सकते हैं और दांतों में फिल कर सकते हैं। तो सिर्फ जो कॉम्पोजिट फिलिंग है वो दांतों में फिल करने के बाद ज्यादातर कुछ ऐसा दिखता है, और वो कभी कभी दांतों में ऐसा मर्ज हो जाता है कि बिल्कुल आपका दांत है वैसा ही समझ में आता है। इसीलिए ज्यादातर वो आगे के दांतों की फिलिंग में यूज होता है, क्योंकि उसको एस्थेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। उसका एडवांटेज ये है कि अगर आपका दांत कम सड़ा हुआ है तो जितना दांत का पोर्शन है वो सड़न निकाल के उधर हम फिलिंग कर सकते हैं, उसके लिए हमें ज्यादा टूथ ड्रिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके भी कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि वो थोड़ा सा महंगा मटेरियल है, क्योंकि सिल्वर फिलिंग से बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है। सिल्वर फिलिंग जितना ही स्ट्रांग है वो, बट फिर भी वो एस्थेटिक है करके उसका थोड़ा सा रेंज ज्यादा है। मैं कोई भी मटेरियल का आपको प्राइस नहीं बता सकती, क्योंकि वो आपके सिटी, आपके एरिया और आपके डेंटिस्ट पर डिपेंड करता है कि वो आपको वो फिलिंग का कितना चार्ज करते हैं। बट यस, चांदी भरने से कॉम्पोजिट फिलिंग थोड़ा सा महंगा रहता है, क्योंकि वो एस्थेटिक पर्पज से यूज होता है। दूसरा है कि अगर आपके दांत में बहुत बड़ी फिलिंग की हुई है कॉम्पोजिट की, तो अगर आपने बहुत ज्यादा हैवी कड़क लोड उस पर कुछ दिया कड़क खाने का, तो कभी कभी वो चीप ऑफ होने का चांस रहता है। तो ये था कॉम्पोजिट मटेरियल के बारे में। बाकी के दो मटेरियल के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, बट इसी टॉपिक के दूसरे पार्ट में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके डेंटल वर्ल्ड में, जहां पर हम बात करते हैं दांतों के प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं दांतों के बंधारण में यूज होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल कैल्शियम के बारे में। जी हाँ, कैल्शियम हमारे हड्डी और हमारे दांतों के बंधारण के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और उसकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज्यादातर लोगों में कैल्शियम की कमी पाई जाती है, बट हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो चुकी है, क्योंकि शुरुआती लक्षण कुछ भी नहीं है कैल्शियम कमी होने के। जैसा जैसा वो कमी बढ़ती जाती है हमारे बॉडी में उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो हम जानेंगे कि ऐसे क्या लक्षण है जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो चुकी है। कैल्शियम जैसा हमारे दांत और हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसा हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमें मस्कुलर पेन होने लगते हैं। कभी कभी हमारे पैरों में, थाइज में वगैरह मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है। कभी कभी हमारे हाथों में या पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन होता है या झंझनाहट महसूस होती है। ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से ही होता है। दूसरा है कि हमें बहुत जल्दी थकान हो जाती है या थोड़ा कमजोरी फील होता है, वो भी एक लक्षण है कि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। आपका स्किन ड्राइनेस हो जाता है, स्किन भी ड्राई होता है, थोड़ा इचीनेस हो जाता है या खुजली जैसा लगता है ड्राइनेस की वजह से, वो भी एक लक्षण है कि आपके बॉडी से कैल्शियम कम हो रहा है। बात करते हैं दांतों की। दांतों के बंधारण में तो कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आपके दांत बहुत जल्दी सड़ जाते हैं या जल्दी सड़न पकड़ लेते हैं और आपके दांत ब्रिटल हो जाते हैं, मतलब जल्दी टूटने लगते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम थोड़ा थोड़ा करके दांत टूट गया है। तो बहुत सारे पेशेंट में कैल्शियम की कमी की वजह से दांत भी टूट जाते हैं। अगर बच्चों में कैल्शियम की कमी है तो बच्चों के दांत का जो फॉर्मेशन हो रहा है, बन रहे हैं बच्चों के दांत, उसमें भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप प्रेग्नेंट वुमन है और आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी कि 4th मंथ से लेके 7 मंथ तक आपके बॉडी में कैल्शियम का एक लेवल मेंटेन नहीं हुआ है, तो आपके बच्चे के जो होने वाला बच्चा है उसके ग्रोथ में और उसके दांतों के फॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे लास्ट है कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि सबसे अगर आपका जैसा कैल्शियम का कमी बढ़ता जाता है तो वो सबसे लास्ट अपनी हड्डियों में इफेक्ट करता है, क्योंकि वैसे तो हड्डियां बहुत मजबूत है, बट अगर कैल्शियम की कमी बढ़ जाती है तो हमारी हड्डियां भी कमजोर हो जाती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है तो ऐसे ही हमें वीकनेस फील होता है। और दूसरा है कि अगर ज्यादा कमजोर हो गया तो उसमें क्रैक या फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
कैल्शियम की कमी ज़्यादातर बच्चों में, टीनेज लोगों में और बूढ़े लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। वैसे भी बच्चे और टीनेजर है जो अपनी पसंद के खाना खाते हैं, ना कि न्यूट्रिशन को देख के कि हमें इसमें से क्या मिलेगा। इसीलिए बच्चों में और टीनेजर लोगों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की कमी पाई जाती है। और बूढ़े लोगों में भी, क्योंकि लाइफ लॉन्ग उनकी हड्डियाँ या हमारे कैल्शियम यूज़ हुआ है उनके बॉडी में, तो उसकी वजह से भी उनके में कैल्शियम की कमी पाई जाती है। और लेडीज़ में महिलाएं हैं जो उनके जीवन काल दरमियान बहुत सारे उनके लाइफ में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसकी वजह से लेडीज में सबसे ज्यादा कैल्शियम की कमी पाई जाती है। ये अगर आपके अंदर आपको ये लक्षण दिखते हैं कैल्शियम की कमी के, तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाके उसका चेकअप करवाना चाहिए और उनकी बताई हुई मात्रा में कैल्शियम सप्लीमेंट जरूर चालू करने चाहिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो हम कैल्शियम का सबसे इजी और सेफ वे है कि हम कैल्शियम को हमारे डाइट में ही इंक्लूड करें अच्छी मात्रा में, तो हम ये कैल्शियम की कमी को रुका सकते हैं। तो ऐसा क्या डाइट है हम जो ले सकते हैं जिससे हमें कैल्शियम ज्यादा मात्रा में मिलता है? तो सबसे पहला है डेयरी प्रोडक्ट। दूध लीजिए, चीज खाइए, दही खाइए, ये सब में कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में रहता है। दूसरा है कि अंजीर है या रागी है, उसमें भी कैल्शियम बहुत हाई मात्रा में पाया जाता है। टोफू है, सोया मिल्क है, ड्राई फ्रूट्स है, कुछ टाइप के सीड्स है, वो भी आप ले सकते हो। ड्राई फ्रूट जैसे बादाम है, तिल है। सीड्स में अगर आप पूछेंगे पर्टिकुलर, तो तिल में बहुत हाई मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। वेजिटेबल्स में भी है, ब्रोकली है, पालक है, बीन्स है। आप इस टाइप के वेजिटेबल्स भी कंज्यूम कर सकते हैं जिसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जितना हम नेचुरली हमारे बॉडी का कैल्शियम बढ़ा सकते हैं, हम हमारे डाइट में इंक्लूड करके उसका फायदा ले सकते हैं। तो ये था कैल्शियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके डेंटल वर्ल्ड में, जहां पर हम बात करते हैं दांतों की प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं डेंटल इम्प्लांट के बारे में। डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, कौन सा प्रोसीजर से वो बिठाया जाता है, कौन सी कंडीशन में आप डेंटल इम्प्लांट बिठा सकते हैं, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कितना टाइम लगता है ये प्रोसेस को और कितना खर्चा आता है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड तक बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं डेंटल इम्प्लांट से। इम्प्लांट क्या है? डेंटल इम्प्लांट एक स्क्रू जैसा स्ट्रक्चर है जिसे आपकी हड्डी के अंदर बिठाया जाता है। फाइनली अगर आप उसका लुक पूछेंगे तो वो आपके दांत के रूट के जैसा काम करता है, क्योंकि वो पूरा आपके जबड़े के जो अंदर है हड्डी, उसके अंदर बिठाया जाता है और बाद में वो आपके रूट के जैसा ही आपकी हड्डी के साथ फिक्स हो जाता है। डेंटल इम्प्लांट एक नोबल मेटल या टिटेनियम मेटल से बना हुआ स्क्रू है जो आपके लिए एक सेफ मटेरियल रहता है और वो आपके दांत के रूट के जैसा एक काम करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोसीजर होता है डेंटल इम्प्लांट बिठाने के लिए। डेंटल इम्प्लांट बिठाने के लिए 3 पार्ट में ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। फर्स्ट पार्ट है इम्प्लांट बिठाना, जो थोड़ा सा माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है। वो सर्जरी से वो जो स्क्रू जैसा इम्प्लांट है वो आपके जबड़े के अंदर या आपकी हड्डी के अंदर बिठाया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर सूचरिंग कर दिया जाता है और 2 to 3 मंथ्स के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, ताकि वो आपके बोन के अंदर या आपकी हड्डी के अंदर अच्छे से सेटल हो जाता है, फिक्स हो जाता है। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है कि वो जो स्क्रू बिठाया था या इम्प्लांट बिठाया था उसके ऊपर एबटमेंट बिठाया जाता है। वो सेकेंड पार्ट है। अभी एबटमेंट क्यों बिठाते हैं? क्योंकि आपको इम्प्लांट इसलिए किया है कि उसके ऊपर हमें कैप बिठाना है। एबटमेंट है वो थर्ड पार्ट है, कैप बिठाना उसके लिए बेस का काम करता है। एबटमेंट बिठाने के बाद थर्ड पार्ट आता है इम्प्लांट का, कि उसका मेजरमेंट लेके उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल क्राउन दिया जाता है और ये प्रोसेस इधर कंप्लीट होता है। ये प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? इम्प्लांट बिठाने को स्टार्ट करके एबटमेंट बिठा के और आर्टिफिशियल कैप देने तक ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। तो अब जानेंगे कि कौन कौन सी सिचुएशन में आप डेंटल इम्प्लांट बिठा सकते हैं। पहला है कि अगर आपका कोई एक दांत निकाला हुआ है और आपको, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो ज़्यादातर ब्रीज एडवाइस करते हैं कि आजू बाजू के दांतों को
ट्रिम करके या उनका जो हेल्दी पोर्शन है उसको रिमूव करके उसके ऊपर ब्रिज दिया जाता है। सो अगर आपका एक दांत निकाला हुआ है और आप चाहते हैं कि आपके आजू बाजू के दांतों को कुछ भी नहीं करके आपको वो दांत रिप्लेस करना है, तो वो केस में आप इम्प्लांट कर सकते हो, क्योंकि जहां से दांत निकाला गया है उधर ही एक इम्प्लांट डाल के उसके ऊपर एक कैप दिया जाता है। दूसरा सिचुएशन है कि अगर आपके एक से ज्यादा दांत निकाले हैं, फॉर एन एग्जाम्पल 2 या 3 दांत निकाले हुए हैं आपके, उस केस में भी आपको लॉन्ग ब्रिज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके सपोर्टिंग टीथ को ट्रिम करके उसके ऊपर ब्रिज बिठाते हैं और बीच में जो आपके 2 या 3 दांत निकाले थे उसे रिप्लेस करते हैं। सो इन दैट केस अगर आपको वो नहीं करना है तो वो जो स्पेस है आपका 2 या 3 दांतों निकाले हुए, उधर एक के बदले 2 इम्प्लांट दिए जाते हैं दोनों एंड पे, और वो दोनों इम्प्लांट का सपोर्ट लेके उसके ऊपर ब्रिज किया जाता है। थर्ड सिचुएशन है कि अगर आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है, मतलब पेशेंट के सारे दांत निकाल दिए गए हैं या उनको डेंचर देना है या बत्तीसी देना है, उस टाइम पे भी इम्प्लांट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट की जो हड्डी रहती है बत्तीसी करने तक वो सारी हड्डी गल जाती है, उसकी वजह से जो डेंचर देते हैं उसका फिटिंग प्रॉपर नहीं आता है। सो प्रॉपर फिटिंग नहीं होने की वजह से पेशेंट अच्छे से खाना नहीं खा पाते उसके ऊपर, या कुछ पेशेंट को मुंह में कुछ भी रखने के बाद गैगिंग होता है या वॉमिटिंग फील होता है। उस केस में हम अगर एक भी दांत नहीं बचा है तभी भी मल्टीपल इम्प्लांट डाल के उसके ऊपर एक फिक्स डेंचर दे सकते हैं, जिसका ग्रिप भी बहुत अच्छा रहता है और पेशेंट अच्छे से खाना खा पाते हैं उसके ऊपर। ये थे सारे सिचुएशन जिसमें आप डेंटल इम्प्लांट कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और डेंटल इम्प्लांट हो जाएगा। डेंटल इम्प्लांट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपका डेंटिस्ट डिसाइड करेंगे कि आपका बोन थिकनेस कैसा है। अगर बोन थिकनेस प्रॉपर है तभी आप उस पर डेंटल इम्प्लांट डाल सकते हैं। दूसरा है कि आपका जनरल हेल्थ भी प्रॉपर होना चाहिए, जैसे कि आपका डायबिटीज है या ब्लड पतला करने का दवाई लेते हैं, सो पहले डायबिटीज कंट्रोल करना पड़ता है, ब्लड पतला करने का दवाई, क्योंकि ये माइनर सर्जिकल प्रोसेस है, सो वो आपका फिजिशियन से कंसल्ट करके आगे का प्रोसेस किया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स भी ध्यान रखने पड़ते हैं डेंटल इम्प्लांट करने से पहले। अभी बात करते हैं खर्चे का। डेंटल इम्प्लांट को खर्चा कितना आता है? सो वो एक्चुअल में इम्प्लांट का खर्चा आप कौन से जगह पे रहते हैं और कौन से एरिया में कौन से डेंटिस्ट के पास करा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बट यूजुअली डेंटल इम्प्लांट का खर्च 15,000 से शुरू होके ऑलमोस्ट 70-80,000 तक जाता है। अगेन वो आपके डेंटिस्ट पे ही डिपेंड करता है। ये बात हो गई डेंटल इम्प्लांट की। उसके ऊपर किए जाने वाला कैप, आप जो भी कैप चूज करते हो, मेटल है, सिरामिक है या जिरकोनिया है, उसका खर्च उसके अलावा रहता है, क्योंकि वो उसके ऊपर बिठाया जाता है। अब बात करते हैं कि इम्प्लांट के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। उसका सबसे पहला एडवांटेज है कि जहां से दांत निकाला गया है या जो पोर्शन पे आपको टूथ रिप्लेस करना है उसी जगह पे होता है। उसके आजू बाजू के दांतों को या उसके आजू बाजू के हेल्थी दांतों को हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। दूसरा है कि जैसा मैंने बताया था कि डेंटल इम्प्लांट में जो स्क्रू आपकी हड्डी के अंदर डाला जाता है, उस स्क्रू में एक ऐसा स्पाइरल डिजाइन्स बने रहते हैं जिसको फ्लूइड्स बोलते हैं। सो वो 2 to 3 मंथ्स के लिए जब आपके हड्डी के अंदर रखा जाता है तो एक बोन रीजनरेशन हो जाता है वो स्पेस में, तो उसकी वजह से वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है आपके जबड़े के अंदर और वो एक आपके दांत के रूट के जैसा काम करता है। इसलिए जो पेशेंट का फीलिंग है वो नेचुरल दांत के जैसा ही फीलिंग आता है उसमें। थर्ड बेनिफिट ये है कि अगर वो आपके मुंह में बिठा दिया और एक बार फिक्स हो गया तो वो बहुत लॉन्ग टर्म तक रहता है। बहुत सारे पेशेंट में वो लाइफ लॉन्ग भी रहता है। फोर्थ बेनिफिट ये है कि अगर आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है फिर भी आपको फिक्स दांत बिठाने हैं तो डेंटल इम्प्लांट एक ही ऑप्शन है जिसको हम बिठा के उसके ऊपर आपके फिक्स दांत कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स है डेंटल इम्प्लांट के। उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। कि सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि ये सर्जिकल प्रोसेस है, सो सारे पेशेंट्स में वो शायद नहीं कर पाते हम, क्योंकि उनका जनरल हेल्थ पे डिपेंड हो जाता है। दूसरा है कि ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है और थोड़ा सा कॉस्टली है। बाकी सारे डेंटल ट्रीटमेंट से डेंटल इम्प्लांट टाइम कंज्यूमिंग भी है और थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस भी है। सो अगेन आपके बजट पर डिपेंड करता है कि आप डेंटल इम्प्लांट करते हैं कि नहीं। सो ये था सब डेंटल इम्प्लांट के बारे में। आई होप ये आपको यूजफुल लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बात करते हैं टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के दांतों में सड़न कैसे लगती है,
क्यों लगती है और वो न लगने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज का वीडियो एंड तक देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आज का आपका वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, तो आगे के सारे वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो विल स्टार्ट विद द वीडियो। सो पहला टॉपिक है बच्चों के दांतों में सड़न लगती कैसे। तो भाई बच्चे कौन सा भी खाना खा लेते हैं, खाने के बाद वो टीथ क्लीन होते नहीं है, तो जो भी खाना है जिसमें स्टार्च या शुगर का प्रमाण ज़्यादा है वो दांत पे चिपका रहता है। वो दांत पे चिपके रहने की वजह से मुंह में प्रेजेंट जो ऑलरेडी बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया वो स्टार्च और शुगर, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं जिसे, उसके साथ वर्क करके एक प्रकार का एसिड प्रोडक्शन करते हैं और वो एसिड को इनेमल के ऊपर अटैक करते हैं एसिड से। अभी अपना इनेमल इतना स्ट्रांग है कि वो एक बार में तो सड़ जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं वो रिपीट एसिड होता रहता है उसके ऊपर एसिड अटैक, और उसकी वजह से धीरे धीरे अपना इनेमल वीक हो जाता है और दांत सड़ते हैं। तो यही मैकेनिज्म है दांत सड़ने का। तो सबसे पहला कारण है बच्चों के दांत सड़ने का कि उनके दांतों पे खाना चिपका रहता है जिसमें शुगर या स्टार्च ज़्यादा है, उसी की वजह से बच्चे के दांत सड़ते हैं। कभी कभी कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे के दांत आए हैं, आते आते ही सड़ गए। आते आते नहीं सड़ते हैं। जब बच्चों के दांत आने का प्रोसेस चालू था तब उनके मुंह में रहने वाला दूध, जो दूध रहता है उसमें उसकी खुद की भी एक शर्करा है। अगर आप बिना चीनी वाला भी दूध बच्चों को दे रहे हैं तभी भी दूध का अपना एक स्वीटनेस है, तो वो दूध भी बच्चों के दांतों के ऊपर रहने की वजह से भी बच्चों के दांत सड़ सकते हैं। तो ये है प्रोसेस बच्चों के दांतों के सड़ने का। अभी क्या क्या रीज़न है कि जिससे बच्चों के दांत सड़ते हैं, या कौन से बच्चे हैं जिनको ज़्यादा रिस्क है दांत सड़ने का। तो सबसे पहला एंड हाई रिस्क है अगर आपके बच्चे के डाइट में शुगर या स्टार्च का प्रमाण ज़्यादा है। आप पूछेंगे ये कौन सा डाइट है जिसमें शुगर और स्टार्च ज़्यादा रहता है, तो आपका बच्चा ब्रेड, केक, कैंडी, रेजिन्स, दूध, ये सब ज़्यादा लेता है। वेफर्स जो दांत पे चिपका रहता है, उस टाइप के पदार्थ अगर आपके बच्चे के डाइट में ज़्यादा है तो आपका बच्चा सबसे हाई रिस्क पे है कि उसको सबसे ज़्यादा दांतों का सड़न होने का चांस है। दूसरा है अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होता है बच्चों का। कभी कभी माँ बाप कहते हैं 1 साल के बच्चे के दांत को क्यों क्लीन करना है। ऐसा नहीं रहता। आपका बच्चे का दांत अगर पहला दांत 6 या 8 महीने में ही आ गया है और आप उसको ऐसे ही 1 साल तक चला रहे हो तो उसके ऊपर कितना सारा मैल जमा होने वाला है। बच्चा कुछ ना कुछ खाता है, कुछ नहीं खाता तो दूध तो पीता ही है ना। सो दूध की शर्करा भी वो दांत के ऊपर लगने वाली है। सो जैसे ही बच्चे का दांत आता है ब्रशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो अगर प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो रही है बच्चों के टीथ में तो वो भी एक रीज़न हो सकता है आपके बच्चों के दांत को सड़ाने का। थर्ड रीज़न है अगर आप जो एरिया में रहते हैं या आप जो पानी पी रहे हैं उसमें अगर फ्लोराइड का कंटेंट प्रॉपर नहीं है तभी भी आपके बच्चों के दांत वीक हो सकते हैं। दांत वीक हो गए मतलब दांतों में सड़न लगने की शक्यता ज़्यादा रहती है। अभी प्रॉपर फ्लोराइड मतलब आइदर फ्लोराइड ही नहीं है वो पानी में, या फ्लोराइड का कंटेंट जितना चाहिए उससे कम है, उस केस में आपके बच्चे के दांत सड़ने की शक्यता ज़्यादा रहती है। और चौथा कारण है अगर आपके बच्चे के मुंह में होने वाली जो लाड़ है, जो एक कुदरती प्रक्रिया है, अगर वो लाड़ बनने का प्रक्रिया ही कम हो रहा है उस केस में मुंह में ड्राइनेस हो जाता है। सो ड्राइनेस भी बहुत बड़ा रीज़न है दांतों को सड़ाने के लिए, क्योंकि वो दांतों के ऊपर चिपके पदार्थों को उधर से हिलाता ही नहीं है। अगर आपके बच्चे के मुंह में लाड़ बनती है तो धीरे धीरे वो उसके दांतों के ऊपर से थोड़ा बहुत तो खाना जो फंसा हुआ है उसको हटा देगा, बट अगर वो ड्राइनेस है तो वो खाना उधर ही चिपका रहेगा। इसलिए बच्चों के दांत जो 6 महीने में सड़ने वाले थे वो 3 महीने में ही सड़ जाएंगे। तो ये सारे कारण हैं आपके बच्चों के दांत सड़ने के। तीसरा टॉपिक है अपना कि पहचाने कैसे। अगर आप बच्चों की सड़न को अगर अर्ली स्टेज में ही पहचान लेते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप तुरंत डेंटिस्ट के पास जाइए और उसको ट्रीट करा लीजिए। हाँ, एक लेट एज के बाद पेनफुल ट्रीटमेंट हो जाता है बच्चों के लिए भी। तो पहचाने कैसे। अगर आपका बच्चा खुद ब्रश कर रहा है या आप उसको ब्रश करा रहे हैं तो आप हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार तो देख ही सकते हैं उसके दांतों पे कि क्या है क्या नहीं। अगर आप 15 दिन में 1 बार बच्चों के दांतों को सिर्फ चेक कर ले तो कभी कभी आपको दिखेगा कि बच्चे के दांत पे वाइट कलर का पैच आया हुआ है या ब्राउन कलर का कोई पैच दिख रहा है, तो समझिए कि ये टाइम है आपको डेंटिस्ट विजिट करने का। एक बार आपके डेंटिस्ट के पास जाइए, उनको दिखाइए। अगर वो अर्ली सडन है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो अर्ली स्टेज पे ही उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आगे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। एक बार जो वाइट या ब्राउन पैच था उसको आपने इग्नोर किया या आपने देखा नहीं, तो बाद में दांत जो है वो ब्लैक हो जाता है या ज़्यादा ब्लैक होता है या कभी कभी टूट जाता है, मतलब अभी बच्चे के दांत की सड़न बढ़ चुकी है। तो पता कैसे चलता है? अगर आप नहीं देखोगे तो जब तक बच्चा नहीं बताता है आपको पता नहीं चलेगा।
तो बच्चा कभी कभी बोलता है कि मुझे ठंडा गर्म खाने पे, या मैं मीठा खाता हूँ तो मुझे चॉकलेट नहीं खाना है, मैं मीठा खाता हूँ तो मुझे दांत में दुख रहा है या चुभ रहा है, सेंसिटिविटी हो रही है। उनको प्रॉपर वर्ड्स नहीं आते बताने के लिए, वो आपको सिर्फ साइंस दे सकते। तो वो टाइम है आप इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास जाइए और उसका इलाज करवाइए। अभी ये सब बात हो गई कैसे होता है और क्यों होता है। अगर हमें ये रोकना है तो हम क्या कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो सबसे पहला, जब बच्चे के मुंह में पहला दांत आता है तब से आपको वो दांत को क्लीन करना है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि पहला दांत आने पे ब्रश स्टार्ट कर दीजिए, नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों को पहला दांत 6 या 8 महीने में ही आ जाता है, जब वो मम्मी का दूध पी रहा होता है। तो पॉसिबल नहीं है ब्रशिंग करना, क्योंकि बाकी के गम्स बहुत सॉफ्ट रहते हैं, बच्चों को लग जाती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते, जब बच्चे के पहला या दूसरा दांत आ जाता है, मम्मी को अपनी उंगली पे एक कॉटन को लगाना है और कॉटन से उसके सलाइवा के साथ ही उनके दांतों को बाहर और अंदर से क्लीन करना है, दिन में 2 बार। अगर आप बच्चों के दांत आने के टाइम से ही क्लीनिंग प्रोसेस अच्छा रखेंगे तो कभी भी बच्चों के दांत सड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो आपका भी दूध पी रहा है या ऊपर का भी दूध पी रहा है, तभी भी उसमें एक शर्करा है जो दांत सड़ाने के लिए काफ़ी रहता है। ओके। दूसरा है, बच्चे बड़े होने के बाद 2 टाइम ब्रश करने की आदत कंपलसरी होनी चाहिए। एक सुबह तो हम करते ही है और एक रात को सोने से पहले। अभी हमारे में इंडिया में एक है कि बाबा सुबह ब्रश कर लिया, रात को नहीं किया तो चलेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको रात को ब्रश करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सुबह में। ऊपर से हम पूरा दिन जो खाना खाते हैं ना, वो रात तक हमारे दांतों पे या दांतों के कोनों में फंसा हुआ रहता है। अगर आप रात को ब्रश नहीं करेंगे, वैसे ही सो जाएंगे, तो कोनों में या दांतों के ऊपर जो चिपका हुआ खाना है वो वैसा ही रात भर रहेगा। वो वापस बैक्टीरिया के साथ इंटरेक्ट करेगा और एसिड प्रोडक्शन करेगा और आपके इनेमल को वीक करके आपके दांत को सड़ा देगा। ठीक है। सो नाइट ब्रशिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को बचपन से ही 2 बार ब्रश करने की आदत होनी ही चाहिए। अगर आपका बच्चा रात को सोने के टाइम पे दूध पीता है तो उसको दूध पिलाने के बाद उसी बॉटल में थोड़ा सा पानी, या दूसरा कोई एक बॉटल प्रिपेयर करके रखिए जिसमें थोड़ा सा पानी हो, तो उसका दूध पीने के बाद उसको 2 घूंट वो पानी का पिला दीजिए, ताकि दांतों के ऊपर से वो सारा दूध हट जाएगा और वो शर्करा दूध की जो है वो आपके बच्चों के दांत पे नहीं रहेगी, तो आपके बच्चे का दांत सड़ेगा नहीं। थर्ड है कि अगर आपके बच्चे को 3 साल से छोटा है और आप ब्रश करा रहे हैं तो प्लेन ब्रश मत कराइए। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, मैम अभी तो ये 2 साल का है, इसको टूथपेस्ट कैसे देंगे, वो अंदर ले लेगा। आपको टूथपेस्ट इतना देना ही नहीं है कि बच्चा अंदर ले ले। अगर आपका बच्चा 3 साल से छोटा है फिर भी टूथपेस्ट से ही ब्रश करना ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चा भी सब कुछ खाता है, सब कुछ मुंह में डालता है और वो दांत क्लीन नहीं रहते। तो आपको क्या करना है, एक गेहूं के दाने के जितना ही पेस्ट लेना है आपके ब्रश पे और उसी से उसको ब्रश कराना है। तो ना वो अंदर ले पाएगा ज़्यादा, ना आपको कुछ प्रॉब्लम होगा। और अगर आपका बच्चा 3 साल से बड़ा है तो आपको एक सिर्फ चने के दाने जितना ही पेस्ट देना है उसको भी, जब तक वो 12 साल का नहीं हो जाता। उससे ज़्यादा टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम पूरा ब्रश भर भर के पेस्ट देने लगते हैं, वैसा नहीं करना है। टूथपेस्ट ज़्यादा लेने से दांत नहीं सड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो वो एक मिसकंसेप्शन है, आप छोड़ दीजिए। अभी है कि जब आपके बच्चे के मुंह में सारे दांत आ जाते हैं तो एक हैबिट करना है कि आपको एवरी 6 मंथ्स डेंटिस्ट विजिट करना है। अगर आप एवरी 6 मंथ्स एक बार डेंटिस्ट को विजिट कर लेंगे तो अर्ली स्टेज में ही आपके बच्चों के दांत का कंडीशन आपको पता चल जाएगा और हम अर्ली स्टेज में ही उसका प्रिवेंशन या क्योर कर पाएंगे, ना कि आगे बढ़ने के बाद जाओ जब बच्चा बहुत पेन में है या सूजन में है, तो वो ट्रीटमेंट भी बढ़ जाता है, पेनफुल भी हो जाता है और एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो ये था सब बच्चों के दांतों के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने का ज़रूर ट्राई करूँगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके डेंटल वर्ल्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के टीथ के बारे में, जो हर एक पेरेंट्स का मोस्ट अवेटेड टॉपिक रहता है कि मेरे बच्चे के दांत कैसे आएंगे, क्यों आए, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है। तो मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में कवर करने का ट्राई करूँगी। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला टॉपिक है अपना नंबर ऑफ टीथ। बच्चों के टीथ कितने रहते हैं और क्यों रहते हैं। सो बच्चों के टीथ नंबर में 20 रहते हैं, 20। ओके, ऊपर के 10 और नीचे के 10। अभी अपने तो 32 दांत रहते हैं, बच्चों के क्यों 20 रहते हैं।
अगेन बच्चों के जबड़े का साइज, उनकी मुंह का साइज बहुत छोटा है, इसलिए उनका दांतों का साइज और नंबर ऑफ टीथ कम है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई हमें कि बच्चों के टीथ सिर्फ ऊपर 10 और नीचे 10 आते हैं। अभी बच्चों के टीथ का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आते हैं बच्चों के टीथ ऐसे? ओके, सो बच्चों के टीथ का 2 मेन फंक्शन है। पहला फंक्शन है कि जब बच्चों के टीथ आते हैं तो बच्चे उस पर खाने की शुरुआत करते हैं। जैसे ही बच्चे खाने की शुरुआत करेंगे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, जो अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करता है। तो सबसे पहला मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमारे बच्चों के दांतों का है कि वो बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम को फ्यूचर के लिए रेडी करता है। ओके, और दूसरा काम है कि बच्चों के जो टीथ है वो आने वाले पक्के दांतों के लिए एक गाइडेंस है कि हर एक दांत की जगह पे एक पक्का दांत आता है। अगर आपका ये दूध का दांत इधर है तो उसके नीचे एक पक्का दांत ऑलरेडी तैयार हो रहा है। ओके, तो जब ये गिरता है तो उसकी जगह पे वो प्लेस लेता है, मतलब वो एक गाइडेंस का काम करता है। इसलिए बच्चों के दांतों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे पेशेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें आके बोलते हैं मैम ये तो गिरने वाला है, निकाल दीजिए, नहीं बचाना है। नहीं होता सर ऐसा, या नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। उसको बचा के रखोगे तो आने वाला दांत उसी की जगह पे आएगा जहाँ उसको आना है। अगर हम उसको पहले ही रिमूव कर देते तो परमानेंट कर देते हैं तो परमानेंट टीथ का जो गाइडेंस है वो हिल जाता है, तो वे आगे पीछे टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के दांत आगे पीछे या टेढ़े मेढ़े रहते हैं, तो वो होने का एक रीज़न ये भी है। ओके, अभी बच्चों के दांत जो 20 है वो आते कब है? हर एक पेरेंट्स का रहता है अरे इसके बच्चा तो 1 ही साल का, इसको इतने दांत आ गए, मेरे बच्चे को अभी तक दांत नहीं आए हैं। सो वो क्वेश्चन का आंसर ये है। तो हर एक बच्चे का पहला तो ग्रोथ, उसका हेल्थ डिफरेंट है, सो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हर एक बच्चे को आने का एक अलग एज है। मैं कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बता सकती कि बाबा यही एज पे आपके बच्चे का टीथ आएगा। मैं एक रेंज बता सकती हूँ आपको कि बाबा इतने से इतने टाइम में आपके बच्चे के ये दांत आने चाहिए। उसके लिए पहले हम जानेंगे कि बच्चों के टीथ कैसे रहेंगे। ओके, सो ये रहा बच्चों के टीथ का चार्ट। जैसा ये आप देख रहे हैं ऊपर 10 और नीचे के 10 दांत है। सो उसमें जो पहले आगे के 4 दांत ऊपर के और आगे के 4 दांत नीचे के हैं उनको इंसाइजर बोला जाता है। वो आने का एज है 8 से 13 महीने यूजुअली, जो कभी कभी किसी किसी बच्चों में 6 महीने से भी आ जाते हैं, किसी बच्चों में 8 महीने से स्टार्ट होते हैं, और ज़्यादातर 12 से 13 महीने तक ऊपर के 4 और नीचे के 4 दांत आ जाते हैं। अगेन वो डिपेंड करता है आपके बच्चे के ग्रोथ पे। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कभी वो जल्दी आ जाते हैं तो कभी लेट आते हैं, बट आते हैं। ओके, दूसरा है कि एक एक दाढ़ आती है। आगे के 4 ऊपर के और नीचे के आने के बाद बच्चों को एक एक दाढ़ आने की शुरुआत होती है। वो दाढ़ आने की शुरुआत होती है 13 महीने से लेके 19 महीने तक, कभी भी आ सकता है वो दांत, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। बट यस, 13 महीने से लेके 19 महीने का एक रेंज है जब बच्चों के एक एक दाढ़ चारों साइड पे आ जाती है। उसके बाद अपना एक नुकीला दांत रहता है जिसको हम कैनाइन बोलते हैं। ये आप देख रहे हो आगे के 4 दांतों के बाजू वाला टीथ, वो आने की शुरुआत होती है। तो कैनाइन या नुकीला दांत, जिसको टीयरिंग टीथ भी बोला जाता है, वो आने की शुरुआत होती है 16 महीने से लेके 22 महीने तक। बीच में कभी भी वो आता है। वो भी 4 रहते हैं, एक इस साइड पे ऊपर का, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, मतलब टोटल 4, नीचे 2 ऊपर 2। और ये सारे टीथ आने के बाद सबसे लास्ट में आता है सेकेंड मोलर, मतलब एक एक दाढ़। जो पहली दाढ़ आई थी उसके पीछे आता है, इसलिए इसको फर्स्ट मोलर बोला जाता है। उसके पीछे आने वाली दाढ़ को सेकेंड मोलर बोला जाता है। तो उसके बाद आता है सेकेंड मोलर, और सेकेंड मोलर सबसे लास्ट में आता है, जो आने की शुरुआत ऑलमोस्ट होती है 25 महीने से लेके 30 या 35 मंथ्स तक। मतलब आप अगर मुझे साल में पूछेंगे तो आपके बच्चे के दांत आने की शुरुआत 6 महीने से होती है, और ऑलमोस्ट 2.5 या 3 साल का बच्चा होने तक उसको सारे 10 के 10 दांत आ जाते हैं। डिपेंड्स, किसी किसी बच्चे को जल्दी आते हैं, किसी किसी बच्चों को लेट आते हैं। अभी ये दांतों का काम क्या है, यूज़ क्या है ये दांतों का? जैसा मैंने आपको पहला बताया कि ऊपर के 4 आगे के और नीचे के 4 आगे के दांतों को इंसाइजर्स बोला जाता है, जो थोड़े शार्प रहते हैं, पतले रहते हैं, चपटे रहते हैं। ओके, उनका काम है बाइटिंग करना। आप देखेंगे जब बच्चों की पहले आगे के दांत आ जाएंगे तो बच्चे बाइट करने की शुरुआत करते हैं, कोई भी चीज़ मुंह में डाल के तोड़ने की ट्राई करते हैं, तो बाइटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आगे के, ऊपर के और नीचे के दांतों से हम बाइटिंग की शुरुआत करते हैं। उसके बाद आते हैं नुकीले दांत 4, जो ऊपर 2 और नीचे 2 रहते हैं, जिसको टीयरिंग टीथ भी बोला जाता है हमारी भाषा में।
सो टीयरिंग टीथ से बच्चा कुछ भी तोड़ने का ट्राई करता है, कुछ भी खींचने का, तोड़ने का, इसीलिए उसको टीयरिंग टूथ बोला जाता है। तो उसका यूज़ वो है। और उसके बाद आते हैं मोलर्स, जो टोटल 8 रहते हैं, ऊपर 4 नीचे 4। और मोलर्स का काम है ग्राइंडिंग करना, मतलब खाने को बारीक करना। तो जब पूरे सारे दांत आ जाते हैं तो बच्चे अच्छे से चबा के खाते हैं और वो पूरा ग्राइंड होता है, बच्चे अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं। सो ये बच्चों के दांतों का यूज़ है। और एक टॉपिक मैं कवर करना चाहूँगी, कुछ बच्चे जब जन्म लेते हैं उसी के साथ उनके मुंह में एक या दूसरा दांत रहता है। तो कोई बोलते हैं अरे वो बच्चा तो दांत लेके जन्म गया, अरे वो बच्चा तो दांत लेके जन्म। कुछ चिंता नहीं करने की, उसको नियोनेटल टीथ बोलते हैं, जो कभी कभी मम्मी के पेट में एक्स्ट्रा टूथ बर्ड होने की वजह से उनके साथ जन्म के साथ ही आ जाता है, जिसको जन्म के 5-6 दिन के अंदर ही निकाल दिया जाता है और वो आपके आने वाले दांतों को कोई भी दिक्कत करता नहीं है। सो उसके बारे में भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है कि अगर वो नियोनेटल टीथ है तो वो आपके आने वाले दूध के दांतों को या उसके बाद आने वाले परमानेंट टीथ को भी किसी तरह से अफेक्ट नहीं करता है, इसीलिए तो वो आने के बाद 5 से 6 दिन में ही उसको निकाल लिया जाता है। तो ये था सब हमारे बच्चों के दांतों के बारे में। सो अभी आपको समझ में आ गया कि बच्चों के दांतों को बचाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है हमारे परमानेंट टीथ के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो। मैं परमानेंट टीथ के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून। और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बात करते हैं टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के दांतों में सड़न कैसे लगती है, क्यों लगती है और वो न लगने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज का वीडियो एंड तक देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आज का आपका वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, तो आगे के सारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो विल स्टार्ट विद द वीडियो। सो पहला टॉपिक है बच्चों के दांतों में सड़न लगती कैसे। तो भाई बच्चे कौन सा भी खाना खा लेते हैं, खाने के बाद वो टीथ क्लीन होते नहीं है, तो जो भी खाना है जिसमें स्टार्च या शुगर का प्रमाण ज़्यादा है वो दांत पे चिपका रहता है। वो दांत पे चिपके रहने की वजह से मुंह में प्रेजेंट जो ऑलरेडी बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया वो स्टार्च और शुगर, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं जिसे, उसके साथ वर्क करके एक प्रकार का एसिड प्रोडक्शन करते हैं और वो एसिड को इनेमल के ऊपर अटैक करते हैं एसिड से। अभी अपना इनेमल इतना स्ट्रांग है कि वो एक बार में तो सड़ जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं वो रिपीट एसिड होता रहता है उसके ऊपर एसिड अटैक, और उसकी वजह से धीरे धीरे अपना इनेमल वीक हो जाता है और दांत सड़ते हैं। तो यही मैकेनिज्म है दांत सड़ने का। तो सबसे पहला कारण है बच्चों के दांत सड़ने का कि उनके दांतों पे खाना चिपका रहता है जिसमें शुगर या स्टार्च ज़्यादा है, उसी की वजह से बच्चे के दांत सड़ते हैं। कभी कभी कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे के दांत आए हैं, आते आते ही सड़ गए। आते आते नहीं सड़ते हैं। जब बच्चों के दांत आने का प्रोसेस चालू था तब उनके मुंह में रहने वाला दूध, जो दूध रहता है उसमें उसकी खुद की भी एक शर्करा है। अगर आप बिना चीनी वाला भी दूध बच्चों को दे रहे हैं तभी भी दूध का अपना एक स्वीटनेस है, तो वो दूध भी बच्चों के दांतों के ऊपर रहने की वजह से भी बच्चों के दांत सड़ सकते हैं। तो ये है प्रोसेस बच्चों के दांतों के सड़ने का। अभी क्या क्या रीज़न है कि जिससे बच्चों के दांत सड़ते हैं, या कौन से बच्चे हैं जिनको ज़्यादा रिस्क है दांत सड़ने का। तो सबसे पहला एंड हाई रिस्क है अगर आपके बच्चे के डाइट में शुगर या स्टार्च का प्रमाण ज़्यादा है। आप पूछेंगे ये कौन सा डाइट है जिसमें शुगर और स्टार्च ज़्यादा रहता है, तो आपका बच्चा ब्रेड, केक, कैंडी, रेजिन्स, दूध, ये सब ज़्यादा लेता है। वेफर्स जो दांत पे चिपका रहता है, उस टाइप के पदार्थ अगर आपके बच्चे के डाइट में ज़्यादा है तो आपका बच्चा सबसे हाई रिस्क पे है कि उसको सबसे ज़्यादा दांतों का सड़न होने का चांस है। दूसरा है अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होता है बच्चों का। कभी कभी माँ बाप कहते हैं 1 साल के बच्चे के दांत को क्यों क्लीन करना है। ऐसा नहीं रहता। आपका बच्चे का दांत अगर पहला दांत 6 या 8 महीने में ही आ गया है और आप उसको ऐसे ही 1 साल तक चला रहे हो तो उसके ऊपर कितना सारा मैल जमा होने वाला है। बच्चा कुछ ना कुछ खाता है, कुछ नहीं खाता तो दूध तो पीता ही है ना। सो दूध की शर्करा भी वो दांत के ऊपर लगने वाली है। सो जैसे ही बच्चे का दांत आता है ब्रशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो अगर प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो रही है बच्चों के टीथ में तो वो भी एक रीज़न हो सकता है आपके बच्चों के दांत को सड़ाने का। थर्ड रीज़न है अगर आप जो एरिया में रहते हैं या आप जो पानी पी रहे हैं उसमें अगर फ्लोराइड का कंटेंट प्रॉपर नहीं है, तभी भी आपके बच्चों के दांत वीक हो सकते हैं। दांत वीक हो गए मतलब दांतों में सड़न लगने की शक्यता ज़्यादा रहती है।
अभी प्रॉपर फ्लोराइड मतलब आइदर फ्लोराइड ही नहीं है वो पानी में, या फ्लोराइड का कंटेंट जितना चाहिए उससे कम है, उस केस में आपके बच्चे के दांत सड़ने की शक्यता ज़्यादा रहती है। और चौथा कारण है, अगर आपके बच्चे के मुंह में होने वाली जो लाड़ है, जो एक कुदरती प्रक्रिया है, अगर वो लाड़ बनने का प्रक्रिया ही कम हो रहा है, उस केस में मुंह में ड्राइनेस हो जाता है। सो ड्राइनेस भी बहुत बड़ा रीज़न है दांतों को सड़ाने के लिए, क्योंकि वो दांतों के ऊपर चिपके पदार्थों को उधर से हिलाता ही नहीं है। अगर आपके बच्चे के मुंह में लाड़ बनती है तो धीरे धीरे वो उसके दांतों के ऊपर से थोड़ा बहुत तो खाना जो फंसा हुआ है उसको हटा देगा, बट अगर वो ड्राइनेस है तो वो खाना उधर ही चिपका रहेगा। इसलिए बच्चों के दांत जो 6 महीने में सड़ने वाले थे वो 3 महीने में ही सड़ जाएंगे। तो ये सारे कारण हैं आपके बच्चों के दांत सड़ने के। तीसरा टॉपिक है अपना कि पहचाने कैसे। अगर आप बच्चों की सड़न को अगर अर्ली स्टेज में ही पहचान लेते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है, आप तुरंत डेंटिस्ट के पास जाइए और उसको ट्रीट करा लीजिए। हाँ, एक लेट एज के बाद पेनफुल ट्रीटमेंट हो जाता है बच्चों के लिए भी। तो पहचाने कैसे, अगर आपका बच्चा खुद ब्रश कर रहा है या आप उसको ब्रश करा रहे हैं तो आप हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार तो देख ही सकते हैं उसके दांतों पे कि क्या है क्या नहीं। अगर आप 15 दिन में एक बार बच्चों के दांतों को सिर्फ चेक कर ले तो कभी कभी आपको दिखेगा कि बच्चे के दांत पे वाइट कलर का पैच आया हुआ है या ब्राउन कलर का कोई पैच दिख रहा है, तो समझिए कि ये टाइम है आपको डेंटिस्ट विजिट करने का। एक बार आपके डेंटिस्ट के पास जाइए, उनको दिखाइए। अगर वो अर्ली सडन है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो अर्ली स्टेज पे ही उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आगे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। एक बार जो वाइट या ब्राउन पैच था उसको आपने इग्नोर किया या आपने देखा नहीं, तो बाद में दांत जो है वो ब्लैक हो जाता है या ज़्यादा ब्लैक होता है या कभी कभी टूट जाता है, मतलब अभी बच्चे के दांत की सड़न बढ़ चुकी है। तो पता कैसे चलता है, अगर आप नहीं देखोगे तो जब तक बच्चा नहीं बताता है आपको पता नहीं चलेगा। तो बच्चा कभी कभी बोलता है कि मुझे ठंडा गर्म खाने पे, या मैं मीठा खाता हूँ तो मुझे चॉकलेट नहीं खाना है, मैं मीठा खाता हूँ तो मुझे दांत में दुख रहा है या चुभ रहा है, सेंसिटिविटी हो रही है। उनको प्रॉपर वर्ड्स नहीं आते बताने के लिए, वो आपको सिर्फ साइंस दे सकते। तो वो टाइम है आप इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास जाइए और उसका इलाज करवाइए। अभी ये सब बात हो गई कैसे होता है और क्यों होता है। अगर हमें ये रोकना है तो हम क्या कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो सबसे पहला, जब बच्चे के मुंह में पहला दांत आता है तब से आपको वो दांत को क्लीन करना है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि पहला दांत आने पे ब्रश स्टार्ट कर दीजिए, नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बच्चों को पहला दांत 6 या 8 महीने में ही आ जाता है जब वो मम्मी का दूध पी रहा होता है। तो पॉसिबल नहीं है ब्रशिंग करना, क्योंकि बाकी के गम्स बहुत सॉफ्ट रहते हैं, बच्चों को लग जाती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते, जब बच्चे के पहला या दूसरा दांत आ जाता है, मम्मी को अपनी उंगली पे एक कॉटन को लगाना है और कॉटन से उसके सलाइवा के साथ ही उनके दांतों को बाहर और अंदर से क्लीन करना है दिन में 2 बार। अगर आप बच्चों के दांत आने के टाइम से ही क्लीनिंग प्रोसेस अच्छा रखेंगे तो कभी भी बच्चों के दांत सड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो आपका भी दूध पी रहा है या ऊपर का भी दूध पी रहा है तभी भी उसमें एक शर्करा है जो दांत सड़ाने के लिए काफ़ी रहता है। ओके। दूसरा है, बच्चे बड़े होने के बाद 2 टाइम ब्रश करने की आदत कंपलसरी होनी चाहिए। एक सुबह तो हम करते ही है और एक रात को सोने से पहले। अभी हमारे में इंडिया में एक है कि बाबा सुबह ब्रश कर लिया, रात को नहीं किया तो चलेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको रात को ब्रश करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सुबह में। ऊपर से हम पूरा दिन जो खाना खाते हैं ना, वो रात तक हमारे दांतों पे या दांतों के कोनों में फंसा हुआ रहता है। अगर आप रात को ब्रश नहीं करेंगे, वैसे ही सो जाएंगे, तो कोनों में या दांतों के ऊपर जो चिपका हुआ खाना है वो वैसा ही रात भर रहेगा। वो वापस बैक्टीरिया के साथ इंटरेक्ट करेगा और एसिड प्रोडक्शन करेगा और आपके इनेमल को वीक करके आपके दांत को सड़ा देगा। ठीक है। सो नाइट ब्रशिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को बचपन से ही 2 बार ब्रश करने की आदत होनी ही चाहिए। अगर आपका बच्चा रात को सोने के टाइम पे दूध पीता है तो उसको दूध पिलाने के बाद उसी बॉटल में थोड़ा सा पानी, या दूसरा कोई एक बॉटल प्रिपेयर करके रखिए जिसमें थोड़ा सा पानी हो, तो उसका दूध पीने के बाद उसको 2 घूंट वो पानी का पिला दीजिए, ताकि दांतों के ऊपर से वो सारा दूध हट जाएगा और वो शर्करा दूध की जो है वो आपके बच्चों के दांत पे नहीं रहेगी, तो आपके बच्चे का दांत सड़ेगा नहीं। थर्ड है कि अगर आपके बच्चे को 3 साल से छोटा है और आप ब्रश करा रहे हैं तो प्लेन ब्रश मत कराइए। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, मैम अभी तो ये 2 साल का है, इसको टूथपेस्ट कैसे देंगे, वो अंदर ले लेगा।
आपको टूथपेस्ट इतना देना ही नहीं है कि बच्चा अंदर ले ले। अगर आपका बच्चा 3 साल से छोटा है फिर भी टूथपेस्ट से ही ब्रश करना ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चा भी सब कुछ खाता है, सब कुछ मुंह में डालता है और वो दांत क्लीन नहीं रहते। तो आपको क्या करना है, एक गेहूं के दाने के जितना ही पेस्ट लेना है आपके ब्रश पे और उसी से उसको ब्रश कराना है। तो ना वो अंदर ले पाएगा ज़्यादा, ना आपको कुछ प्रॉब्लम होगा। और अगर आपका बच्चा 3 साल से बड़ा है तो आपको एक सिर्फ चने के दाने जितना ही पेस्ट देना है उसको भी, जब तक वो 12 साल का नहीं हो जाता। उससे ज़्यादा टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम पूरा ब्रश भर भर के पेस्ट देने लगते हैं, वैसा नहीं करना है। टूथपेस्ट ज़्यादा लेने से दांत नहीं सड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो वो एक मिसकंसेप्शन है, आप छोड़ दीजिए। अभी है कि जब आपके बच्चे के मुंह में सारे दांत आ जाते हैं तो एक हैबिट करना है कि आपको एवरी 6 मंथ्स डेंटिस्ट विजिट करना है। अगर आप एवरी 6 मंथ्स एक बार डेंटिस्ट को विजिट कर लेंगे तो अर्ली स्टेज में ही आपके बच्चों के दांत का कंडीशन आपको पता चल जाएगा और हम अर्ली स्टेज में ही उसका प्रिवेंशन या क्योर कर पाएंगे। ना कि आगे बढ़ने के बाद जाओ, जब बच्चा बहुत पेन में है या सूजन में है तो वो ट्रीटमेंट भी बढ़ जाता है, पेनफुल भी हो जाता है और एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो ये था सब बच्चों के दांतों के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने का ज़रूर ट्राई करूँगी। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके डेंटल वर्ल्ड में, जहाँ पर हम बात करते हैं दांतों के प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं दांतों के बंधारण में यूज़ होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल कैल्शियम के बारे में। जी हाँ, कैल्शियम हमारे हड्डी और हमारे दांतों के बंधारण के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और उसकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ज़्यादातर लोगों में कैल्शियम की कमी पाई जाती है, बट हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो चुकी है, क्योंकि शुरुआती लक्षण कुछ भी नहीं है कैल्शियम कमी होने के। जैसा जैसा वो कमी बढ़ती जाती है हमारे बॉडी में उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो हम जानेंगे कि ऐसे क्या लक्षण है जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो चुकी है। कैल्शियम जैसा हमारे दांत और हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसा हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमें मस्कुलर पेन होने लगते हैं। कभी कभी हमारे पैरों में, थाइज में वगैरह मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है। कभी कभी हमारे हाथों में या पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन होता है या झनझनाहट महसूस होती है। ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से ही होता है। दूसरा है कि हमें बहुत जल्दी थकान हो जाती है या थोड़ा कमजोरी फील होता है। वो भी एक लक्षण है कि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। आपका स्किन ड्राइनेस हो जाता है, स्किन भी ड्राई होता है, थोड़ा इचीनेस हो जाता है या खुजली जैसा लगता है ड्राइनेस की वजह से, वो भी एक लक्षण है कि आपके बॉडी से कैल्शियम कम हो रहा है। बात करते हैं दांतों की। दांतों के बंधारण में तो कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आपके दांत बहुत जल्दी सड़ जाते हैं या जल्दी सड़न पकड़ लेते हैं और आपके दांत ब्रिटल हो जाते हैं, मतलब जल्दी टूटने लगते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम थोड़ा थोड़ा करके दांत टूट गया है। तो बहुत सारे पेशेंट में कैल्शियम की कमी की वजह से दांत भी टूट जाते हैं। अगर बच्चों में कैल्शियम की कमी है तो बच्चों के दांत का जो फॉर्मेशन हो रहा है, बन रहे हैं बच्चों के दांत, उसमें भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप प्रेग्नेंट वुमन है और आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी कि 4th मंथ से लेके 7 मंथ तक आपके बॉडी में कैल्शियम का एक लेवल मेंटेन नहीं हुआ है तो आपके बच्चे के जो होने वाला बच्चा है उसके ग्रोथ में और उसके दांतों के फॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे लास्ट है कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि सबसे अगर आपका जैसा कैल्शियम का कमी बढ़ता जाता है तो वो सबसे लास्ट अपनी हड्डियों में इफेक्ट करता है, क्योंकि वैसे तो हड्डियां बहुत मजबूत है बट अगर कैल्शियम की कमी बढ़ जाती है तो हमारी हड्डियां भी कमजोर हो जाती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है तो ऐसे ही हमें वीकनेस फील होता है। और दूसरा है कि अगर ज्यादा कमजोर हो गया तो उसमें क्रैक या फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैल्शियम की कमी ज्यादातर बच्चों में, टीनेज लोगों में और बूढ़े लोगों में ज्यादा पाया जाता है। वैसे भी बच्चे और टीनेजर है जो अपनी पसंद के खाना खाते हैं, ना कि न्यूट्रिशन को देख के कि हमें इसमें से क्या मिलेगा। इसीलिए बच्चों में और टीनेजर लोगों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की कमी पाई जाती है। और बूढ़े लोगों में भी, क्योंकि लाइफ लॉन्ग उनकी हड्डियाँ या हमारे कैल्शियम यूज हुआ है उनके बॉडी में, तो उसकी वजह से भी उनके में कैल्शियम की कमी पाई जाती है। और लेडीज में महिलाएं हैं जो उनके जीवन काल दरमियान बहुत सारे उनके लाइफ में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है।
इसकी वजह से लेडीज में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की कमी पाई जाती है। सो ये अगर आपके अंदर आपको ये लक्षण दिखते हैं कैल्शियम की कमी के, तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाके उसका चेकअप करवाना चाहिए और उनकी बताई हुई मात्रा में कैल्शियम सप्लीमेंट ज़रूर चालू करने चाहिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो हम कैल्शियम का सबसे ईजी और सेफ वे है कि हम कैल्शियम को हमारे डाइट में ही इंक्लूड करें अच्छी मात्रा में, तो हम ये कैल्शियम की कमी को रुका सकते हैं। तो ऐसा क्या डाइट है हम जो ले सकते हैं जिससे हमें कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में मिलता है? तो सबसे पहला है डेयरी प्रोडक्ट। दूध लीजिए, चीज़ खाइए, दही खाइए, ये सब में कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में रहता है। दूसरा है कि अंजीर है या रागी है, उसमें भी कैल्शियम बहुत हाई मात्रा में पाया जाता है। टोफू है, सोया मिल्क है, ड्राई फ्रूट्स है, कुछ टाइप के सीड्स है, वो भी आप ले सकते हो। ड्राई फ्रूट जैसे बादाम है, तिल है। सीड्स में अगर आप पूछेंगे पर्टिकुलर, तो तिल में बहुत हाई मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। वेजिटेबल्स में भी है, ब्रोकली है, पालक है, बीन्स है। आप इस टाइप के वेजिटेबल्स भी कंज्यूम कर सकते हैं जिसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जितना हम नेचुरली हमारे बॉडी का कैल्शियम बढ़ा सकते हैं, हम हमारे डाइट में इंक्लूड करके उसका फायदा ले सकते हैं। तो ये था कैल्शियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।